आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। एक बार कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए, लिख दीजिए वर्क, एनर्जी एंड पावर, है ना। तो चलिए सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग वर्क के बारे में सीखेंगे, फिर एनर्जी के बारे में और फिर पावर के बारे में, ऐसे इस सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं हम लोग। सबसे पहले वर्क के बारे में थोड़ा बात करते हैं, है ना। तो वर्क डन पहले क्या है समझा जाए तो एक पहले बचपन में आपने सीखा होगा, एक रूल होता था ना कि यूनिवर्स का टोटल एनर्जी जितना है वो कांस्टेंट है, फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। ऐसे कहते थे आप कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। ऐसा पढ़े होगे कभी स्कूल में। तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और साथ में एक लाइन और आप लोग जोड़ते थे उसमें स्कूल में कि इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है बस। जैसे कि एक एग्जांपल बोलते हैं, मान लीजिए कि एक ट्रॉली रखी है और वो ट्रॉली रेस्ट पे है, तो कोई कहे कि उसका काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो रेस्ट पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। फिर उसको आपने पुश कर दिया तो वो चलने लगी, वेलोसिटी आ गई उसके अंदर, है ना। पुश कर देने से वेलोसिटी मिल गया उसको, मतलब कि अब उसका काइनेटिक एनर्जी कुछ हो गया, 12mv², तो कुछ आएगा, है ना। तो इसका मतलब उसका पहले काइनेटिक एनर्जी 0 था, अब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो क्या काइनेटिक एनर्जी, ये जो एनर्जी है ये क्रिएट हो गई क्या? नहीं, ऐसा नहीं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। कैसे? तो आप जब ट्रॉली को पुश करते हो तो आप थकते भी तो है ना। कोई कहे आपसे ट्रॉली को पुश करते रहो, चलाते रहो, तो आप थकोगे। आप थकते हैं, आप अपना अंदर का बॉडी के अंदर जो केमिकल एनर्जी, केमिकल फॉर्म में जो एनर्जी है ना, ग्लूकोज वगैरह के फॉर्म में जो एनर्जी है, आप उसको यूज करते हैं, ग्लूकोज बंद करते हैं। तो आप अंदर का अपने एनर्जी यूज कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी यूज हो रही है और खत्म हो रही है एक तरह से बोले, और कहाँ जा रही है? ट्रॉली के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई दे रही है कि नहीं। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में देखो कन्वर्जन हो गया। नहीं, आप पहले वो एनर्जी आपके अंदर थी, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में थी, और बाद में चला गया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ट्रॉली को मिल गया, है ना। तो एनर्जी ट्रांसफर हो गई। तो हम लोग बात करें वापस वर्क की। तो वर्क क्या होता है? एकदम सिंपल टर्म्स में बोले तो वर्क एक मोड है, एक जरिया है जिससे कि एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। वर्क जो है वो क्या है? एक जरिया है जिससे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होता है। जैसे कि इसी केस में आपके अंदर जो एनर्जी थी वो ट्रॉली के अंदर चली गई, है ना। एक फॉर्म में थी, केमिकल फॉर्म में, और चली गई किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ट्रॉली को मिल गई। कैसे? तो आपने उसके लिए वर्क किया, वर्क करके इस जरिए से इस फॉर्म की एनर्जी को उस फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है नहीं। तो ऐसा करते हैं। अच्छा, एक जनरल रूल पहले बताते हैं, है ना। एक जनरल रूल जो हमेशा वैलिड होने वाला है, फिर उसके बाद और बहुत सारी बातें करेंगे हम लोग। एक बात है जो हमेशा ट्रू होने वाली है, इस चैप्टर में आप सीखोगे कि किसी सिस्टम के ऊपर बाहर से अगर वर्क कर दें तो उस सिस्टम का टोटल एनर्जी बढ़ जाता है, नहीं। और कोई सिस्टम, इसका उल्टा बोल रहे हैं, कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग पे वर्क कर दे। एक तो पहला क्या बोले, कोई सराउंडिंग, बाहर से किसी सिस्टम के ऊपर वर्क कर दिया जाए तो उस सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा। और उल्टा, अगर सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क कर दे तो सिस्टम का एनर्जी घट जाता है कि नहीं। जैसे इसी वाले एग्जांपल में समझाते हैं आपको। ट्रॉली का एनर्जी बढ़ गया और हमारा एनर्जी घट गया। नहीं, हमने वर्क किया, हमारा एनर्जी घट गया, ट्रॉली का बढ़ गया। ट्रॉली को अगर कंसीडर करें कि ट्रॉली के साथ क्या हुआ, तो ट्रॉली के ऊपर बाहर से वर्क किया गया, है ना। हम ट्रॉली को ढकेलेंगे, मान लीजिए इधर ढकेल रहे हैं और इधर ही डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो हम ट्रॉली के ऊपर बाहर से वर्क करके दे रहे हैं, है ना। तो ट्रॉली के ऊपर हमने बाहर से, हम तो सराउंडिंग है ट्रॉली के लिए, सराउंडिंग ने ट्रॉली पर वर्क किया, तो इसलिए ट्रॉली का एनर्जी बढ़ गया, है कि नहीं। और अगर हम अपने आप को सिस्टम लेके हमारे साथ क्या हो रहा है, तो हम एज अ सिस्टम अपने से बाहर वाले चीजों पे काम किए। मतलब ट्रॉली तो हमारे बाहर वाला चीज हो गया, अगर हम अपने आप को सिस्टम ले रहे हैं तो हम एज अ सिस्टम, मैंने क्या किया, ट्रॉली पर वर्क किया, नहीं, सिस्टम ने सराउंडिंग पर वर्क किया, तो सिस्टम का एनर्जी, मेरा एनर्जी घट गया। सही बात है कि नहीं? अच्छा, वर्क, अब देखो वर्क में साइन भी होता है, पॉजिटिव वर्क है कि नेगेटिव वर्क, तो उस तरह से भी एक बार बोल के दिखाते हैं। देखो कैसे बोला जाता है। हमने कहा किसी सिस्टम पे बाहर से अगर वर्क कर दिया जाए तो उस सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है ना।
इसी बात को उल्टा कैसे देखो बोल रहे हैं, किसी सिस्टम पे बाहर से अगर नेगेटिव वर्क कर दिया जाए तो क्या होगा, उस सिस्टम का एनर्जी घट जाएगा ऑब्वियसली। किसी सिस्टम पे बाहर से अगर वर्क कर दिए, पॉजिटिव वर्क कर दिए, तो उसका एनर्जी बढ़ गया। तो अगर बाहर से अगर नेगेटिव वर्क कर देंगे किसी सिस्टम के ऊपर तो क्या होगा, उसका एनर्जी घट जाएगा। ये भी ठीक है ना। अब देखो कैसे, मैंने ट्रॉली को इधर ढकेला और ट्रॉली इधर गई, जिधर फोर्स उधर ही डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब मैंने तो पॉजिटिव वर्क किया ट्रॉली के ऊपर, तो ट्रॉली के ऊपर बाहर से मैंने पॉजिटिव वर्क किया, इसलिए ट्रॉली की एनर्जी बढ़ गई। अब ट्रॉली ने देखो क्या किया, मैंने ट्रॉली के ऊपर अगर इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगाया है F, तो उतना ही फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ट्रॉली मेरे ऊपर लगाएगी इधर की तरफ, है ना। अब देखो ढकेल तो रहे, ले तो जा रहे इधर की तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है इस साइड में, लेकिन ट्रॉली ने मेरे ऊपर फोर्स लगाया इस साइड में। तो कोई पूछे ट्रॉली ने कैसा वर्क किया, पॉजिटिव की नेगेटिव, तो ट्रॉली ने फोर्स किधर लगाया, इधर, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब वर्क डन बाय ट्रॉली इज नेगेटिव। थोड़ा बहुत वर्क के बारे में तो जानते होगे, पहले सीखे होगे, फोर्स और डॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स के उल्टे डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो अभी सीखा जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं, पहले सुन लीजिए, ऐसा होता है। तो ट्रॉली ने फोर्स लगाया इधर की तरफ, किसके, मेरे ऊपर, इधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर, सब लोग जा रहे हैं उधर। तो इसका मतलब कि ट्रॉली ने नेगेटिव वर्क किया, किसके ऊपर, मेरे ऊपर, फोर्स मेरे ऊपर लगाया ना इधर की तरफ। तो वर्क कैसा किया ट्रॉली ने मेरे ऊपर, नेगेटिव। तो मेरे ऊपर बाहर से नेगेटिव वर्क किया गया, ट्रॉली ने किया, तो मेरा एनर्जी क्या होगा, घटेगा। सही बात है, मेरा केमिकल एनर्जी घट रहा है, खर्च हो जा रहा है कि नहीं। तो वो ये वाली बात भी ट्रू रहती है हमेशा। किसी सिस्टम पे बाहर से पॉजिटिव वर्क किया जाए तो उस सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाता है, किसी सिस्टम पे बाहर से नेगेटिव वर्क किया जाए तो उसका एनर्जी घट जाता है ना। और कोई सिस्टम बाहर अपने सराउंडिंग पे पॉजिटिव वर्क कर दे तो सिस्टम का एनर्जी घट जाएगा, और कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग पे नेगेटिव वर्क कर दे तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ जाएगा, है ना। ये सारी बातें इसी छोटे से एग्जांपल से, मैन ट्रॉली वाला जो एग्जांपल अभी बोल रहे थे, उससे सारी बातें समझ सकते हैं, ये सारी बातें, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम कह रहे थे वर्क क्या है, वर्क के जरिए, वर्क इज अ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, वर्क के जरिए से एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट या ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर अब इसके बारी आएगी, अब इसकी बात करेंगे हम लोग कि मैथमेटिकली वर्क कैसे डिफाइन किया गया कि कितना होगा, है ना। मैथमेटिकली कितना जूल वर्क हुआ, ये कैसे डिफाइन किया गया। तो देखो कैसे डिफाइन किया गया। आप लोग शायद कभी पहले सुने हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट करने से वर्क मिलता है ना। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि फोर्स तो वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो हम कह रहे हैं दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करें तो कौन सा प्रोडक्ट, डॉट या क्रॉस, है ना। कैसे डिफाइन किया गया, तो बोला गया, डिफाइन किया गया कि डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, है ना। कितना जूल वर्क है, उसका कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है ना। कितना जूल, 10 जूल वर्क हुआ, किस डायरेक्शन में हुआ, ऐसा तो कुछ होता नहीं, स्केलर क्वांटिटी। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करने पर वर्क मिलता है। यही फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला वर्क कितना है कैलकुलेट करने का, यही फॉर्मूला है। और उसको हम एक बार लिख रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो इस पूरे चैप्टर में सब जगह हम लोग यूज करेंगे, वर्क कैसे डिफाइन किया गया। एक लाइन पहले लिखिए कि मैथमेटिकली वर्क डन इज डिफाइंड एज ऐसे लिखिए, वर्क डन। अच्छा, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क लिख रहे हैं, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए। बड़े डिस्प्लेसमेंट का चाहिए होगा तो फिर इंटीग्रेट वगैरह करके पता कर लेंगे, है ना। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का वर्क ऐसे लिखा गया, एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, है ना। ये फॉर्मूला है जो आप लोग हमेशा यूज करने वाले हैं वर्क डन के लिए। पहले इस पर थोड़ा बात किया जाए, इस फॉर्मूले पर ही पहले बैठ के थोड़ा बात कर लिया जाए, फिर आगे क्वेश्चंस वगैरह किया जाएगा। ये क्या है, ये तो वर्क लिखा हुआ है, छोटा डी डब्ल्यू क्यों लिखिए, छोटा सा वर्क है इसलिए बस। जनरली डी लिखते हैं जब हम लोग तो उसका मतलब होता है चेंज से, नहीं, किसी चीज में चेंज लिखना होता है बोलते हैं डी, डी आर मतलब चेंज इन आर, डी वी मतलब चेंज इन वी,
डी ए मतलब चेंज इन ए, है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर जो डी लिखे हैं इसका वो सेंस नहीं है ना। चेंज इन वर्क थोड़ी होता है, कुछ वर्क होता है, चेंज इन वर्क तो कुछ होता नहीं। तो कहीं कहीं इसको सिर्फ डब्ल्यू भी लिखा रहता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस, है ना। लेकिन सिर्फ हम डी इसलिए लिखते हैं यहाँ पे, ये बताने के लिए कि छोटा वर्क है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो छोटा होगा, है कि नहीं? जो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क भी तो छोटा होगा, है कि नहीं? एनीवे, तो ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं, कई बुक में नहीं भी लिखा रहता है। और कई लोग आर्ग्यू करते हैं कि सर ये डी क्यों है, चेंज इन वर्क तो कुछ होता नहीं। सही बात है, चेंज इन वर्क कुछ नहीं होता, वर्क होता है ना। चेंज इन एनर्जी होता है, लेकिन चेंज इन वर्क जैसा कुछ नहीं है ना। कोई ये थोड़ी कहेगा कि आपने कितना चेंज इन वर्क किया, नहीं, आपने कितना वर्क किया, ऐसे बोलते हैं ना। तो सही बात है, इस डी का मतलब चेंज से नहीं है, हम सिर्फ डी इसलिए लिख दिए यहाँ पे कि छोटा है, इसलिए बस छोटा सा कोई वर्क, डीएस डिस्प्लेसमेंट का वर्क निकाले तो ऐसे। चलिए अच्छा, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। आप में से कई लोगों ने ये फॉर्मूला पहले देखा होगा। एक बार पहले अपने आप से पूछिए कि यहाँ पर ये जो एफ लिखा है ये क्या है, डीएस क्या है। मतलब ये जो एफ लिखा है ये फोर्स है ऑब्वियसली, लेकिन कौन सा फोर्स है ना, कौन सा फोर्स है ये? बॉडी पे मान लीजिए बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक बॉडी है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर, F3 इधर, 3-4 फोर्स लग रहे हैं। तो जब हम कहेंगे कि वर्क निकाल रहे हैं F डॉट ds, उस बॉडी के लिए F डॉट ds जब करेंगे तो उस पे लगने वाले तो बहुत सारे फोर्सेस हैं। तो F कौन सा लेंगे, F1 लेंगे कि F2 लेंगे कि F3 लेंगे? कौन सा फोर्स? उस पे तो तीनों फोर्स लग रहे हैं, इधर इधर इधर। तो कौन सा फोर्स? तो होता क्या है कि एक बार अपने आप से पूछिए, इसका जवाब मन में सोचिए। एक्चुअली देखो क्या है ना, ये वाले चीज में बहुत बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहते हैं, वो गलत चीज समझ के बैठे रहते हैं कि क्या है और ये क्या है। इसलिए इस पे हम बात कर रहे हैं, और बढ़िया बहुत होता कि अगर हम लोग आमने सामने होते। लेकिन चलिए जो भी है, हम इसमें आप एक बार बैठिए, सोचिए, अपने आप को समझाइएगा। फिर जब हम बताएंगे कि एफ क्या है और डीएस क्या है, तो अपने आप को समझाइएगा कि नहीं क्या आप सोचे थे, सही सोचे थे कि गलत सोचे थे। सही सोचे तो बड़ी अच्छी बात है, गलत अगर सोचे थे तो उसको सुधारिए, अपने दिमाग में वो चीज कनेक्शन सेट करिए कि क्या है। चलिए एफ क्या है? बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, कौन सा फोर्स? तो कभी हम पूछते हैं तो कभी बच्चे कहते हैं कि सर ये जरूर ये नेट फोर्स होगा, 3 फोर्स लग रहे हैं या 4 जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट नेट फोर्स है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो होता क्या है, किसी फोर्स के द्वारा किया हुआ वर्क है ये, है ना। इस फोर्स ने कितना वर्क किया, ये वो है। तो एफ कौन सा फोर्स होगा? जिस फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं वो वाला फोर्स। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 F3 F4 सब लग रहे हैं। कोई पूछे F1 ने कितना वर्क किया तो यहाँ F1 पुट करेंगे, F2 ने कितना वर्क किया तो यहाँ F2 पुट करेंगे, और कोई कहे नेट फोर्स ने कितना वर्क किया तो यहाँ नेट फोर्स पुट करेंगे। मतलब जिस वाले फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं ये वो वाला फोर्स है ना। ऐसा नहीं कि नेट फोर्स है या कुछ है, नहीं, जिस भी फोर्स का वर्क निकाल रहे हो। इसी इवन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, क्वेश्चंस में नॉन इनर्शियल फ्रेम से देख रहे होते हैं जब सिस्टम को, तो हम तो स्यूडो फोर्स भी लगा रहे होते हैं ना। तो जब स्यूडो फोर्स भी लगा रहे होंगे तो हम लोग उस स्यूडो फोर्स का भी वर्क निकालेंगे कभी कभी, आगे चल के देखिएगा। तो उस स्यूडो फोर्स ने कितना वर्क किया, है ना, जबकि वो स्यूडो है, नकली है, तब भी उसका वर्क लिखा जाएगा। हम लोग देखना आगे चल के। तो हम अभी के लिए क्या बता रहे हैं आपको कि ये फोर्स है कौन सा, जिसका वर्क लिखने की कोशिश कर रहे हैं आप, ये वो वाला फोर्स है ना। एक बात हुई। डीएस क्या है? इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। डीएस क्या है? तो एक बार सोचिए, डीएस डिस्प्लेसमेंट है, सही बात है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है, हाँ ठीक है, लेकिन किसका? तो कभी कोई बच्चा कहता है कि सर ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल सी बात है। कभी कोई कहता है नहीं, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की तरफ, है ना। कभी कहता है नहीं, ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है नेट फोर्स की तरफ, है कि नहीं, या कुछ भी। तो एक्चुअली देखो ये सारी बातें गलत है। ये जो डीएस है ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, है ना। किसका डिस्प्लेसमेंट है? तो उसके लिए एक टर्म है, ये डिस्प्लेसमेंट है किसका? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स, है ना। तो होता क्या है, एक सेकेंड, होता क्या है, इस फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं आप, तो ये फोर्स जो है ये बॉडी के जिस पॉइंट पर लग रहा होगा,
उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिखना है आपको। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट से मतलब नहीं है, जिस पॉइंट पर ये फोर्स लगाया जा रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डीएस है, ये इसको कहते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एफ। यही वाला फोर्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब जिस पॉइंट पर अप्लाई किया गया, ये फोर्स जिस पॉइंट पर अप्लाई किया गया उसका डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे कि मान लीजिए कि एक रॉड है ना, उसको यहां से हिंज कर दिए, यहां से हिंज कर दिए ऐसा, तो मतलब ये ऐसे ऐसे घूम सकता है। ठीक है, यहां से हिंज पकड़ लिए तो ये ऐसे ऐसे घूम सकता है। अच्छा नहीं सुनो, अच्छा ऐसा कर, दूसरा एग्जाम्पल, एक व्हील है, पहिया, जिसको सेंटर से हिंज कर दिया। एक व्हील है, सेंटर से हिंज करके मतलब उसको ऐसे घुमा सकते हो, बस वो आगे पीछे नहीं जा सकता, सिर्फ घूमेगा अपनी जगह पे। ठीक है कि नहीं? अब इस व्हील को उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से इधर की तरफ खींच रहे हैं, तो ऐसे घूमेगा। ये जो व्हील है इसको यहां से इधर खींच रहे हैं, ऐसे घूमेगा। सही बात है कि नहीं? अब आगे तो नहीं जाएगा व्हील, तो कोई कहेगा कि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो बॉडी तो डिस्प्लेस नहीं किया, बॉडी अपनी जगह पे है, व्हील अपनी जगह पे है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट तो बॉडी का जीरो है, तो क्या जीरो पुट कर दें, क्या वर्क डन जीरो होगा क्या? इसको ये जो फोर्स ऊपर लगा रहे हैं, जिस फोर्स से खींच रहे हैं, उस फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर इस फोर्स ने, जो ऊपर से खींच रहे हैं हम, उस फोर्स ने कोई वर्क नहीं किया होता, तो इस व्हील के पास काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई? है कि नहीं? पहले ये रेस्ट पे था व्हील, फिर मैंने ऊपर से इसको खींचा, ये चलने लगा, मतलब इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गया। तो कहां से आ गया अगर मैंने वर्क नहीं किया? वर्क तो किया मैंने। तो कोई कहेगी सर ये अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट लिखते तब तो जीरो आ जाता, है कि नहीं? अगर ये बॉडी का डिस्प्लेस, बॉडी तो डिस्प्लेस नहीं किया, तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहां पुट कर दें, जीरो पुट कर दो, जीरो हो जाएगा। तो मैंने क्या जीरो वर्क किया क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये, किसका है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पर ये फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। अब जैसे ऐसे था, यहां से ये फोर्स लगाए, ये जो व्हील है ना, यहां टॉप मोस्ट पॉइंट से ऐसे फोर्स लगाए, तो dx छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना है dt टाइम में। तो ये जो पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट बॉडी का, वो ऐसे घूम गया, थोड़ा सा इधर की तरफ, नहीं, फोर्स ऐसे लगा और ऐसे घूम गया, तो मतलब कि ये पॉइंट थोड़ा आगे आ गया, टॉप मोस्ट पॉइंट है ना। तो इस फोर्स ने वर्क किया है, इसका मतलब जिधर फोर्स लगा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट किया। तो इस फोर्स ने वर्क किया है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। सही बात है कि नहीं? तो पॉइंट ये है, ये बात यहां नीचे आप जरूर लिखेंगे कि ये क्या है F और ds क्या है। F क्या है? वो फोर्स जिसका डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, लिखिए हियर F इज द फोर्स फॉर विच वर्क इज बीइंग कैलकुलेटेड। जिस फोर्स के लिए वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं वो वाला फोर्स है F। एक बात हुई। ds क्या है लिखा जाए, हम बोल रहे हैं, लिखिए ds इज नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा रुकिए, फिर से बोल रहे हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स F, ये भी लिखिए, मतलब ये वाला फोर्स जिसके लिए वर्क लिख रहे हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, जिस पॉइंट पर ये फोर्स लगाया गया था उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट और नेट डिस्प्लेसमेंट। ये भी नहीं कि उसका फोर्स की तरफ वाला कंपोनेंट एंड सो ऑन, कुछ नहीं। कंपोनेंट वाला काम तो इससे हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट से, वो अपने से हो जाएगा, आपको नहीं करना है कुछ। ये डॉट प्रोडक्ट है ना यहाँ पे, कंपोनेंट वाला काम हो जाएगा, डॉट कॉस थीटा हो जाएगा। नहीं, आप क्या लिखिए, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट यहां लिखिए, किसका? जिस पॉइंट पर ये फोर्स लगाया गया था उस पॉइंट का नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो वर्क डन आएगा। सबसे पहले ये चीज सीखे हम लोग, इस फॉर्मूले में ये दोनों चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? चलिए, एक बड़ा प्रैक्टिकल सा छोटा सा क्वेश्चन है, लिखिए जरा। ए मैन स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है? स्टार्ट्स रनिंग फ्रॉम रेस्ट विद अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दौड़ना शुरू किया ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसा भी लिख दीजिए, ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, फुल स्टॉप। अब इसी क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स लिख रहे हैं,
है ना। क्वेश्चन का पहला पार्ट लिखिए, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन। अच्छा, क्वेश्चन में ही एक लाइन और बढ़ा दीजिए, गिवन दैट मास ऑफ द मैन इज 60 kg। कुछ ले लेते हैं, मास ऑफ द मैन इज 60 kg, क्वेश्चन में ही मेंशन करके। अब पहला पार्ट लिखिए, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन। मैन पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, पहला पार्ट। अच्छा, हम तो बोले नहीं थे कि हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो रफ है, क्वेश्चन में तो ऐसा लिखा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस जो है वो रफ है। फिर कैसे मालूम कि रफ है? हो सकता है स्मूथ हो तो फ्रिक्शन फोर्स तो 0 हो जाएगा, नहीं? अच्छा, नहीं, ऐसा नहीं, देखो रफ ही हो सकता है। क्वेश्चन में कहने की जरूरत नहीं कि रफ है सरफेस, रफ ही होगा भाई। रफ नहीं होता तो आदमी दौड़ता कैसे, एक्सेलरेट कैसे करता, है ना। कह रहा है ना कि आदमी दौड़ रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कैसे भागोगे? अगर सरफेस स्मूथ होता हॉरिजॉन्टल सरफेस तो उस पर आदमी एक्सेलरेट कर पाता क्या बिना फ्रिक्शन के? नहीं ना। तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन तो है ही, तो ये अलग से कहने की जरूरत नहीं कि रफ ही था, नहीं। क्वेश्चन में बस ये बोल दिया कि एक्सेलरेट कर रहा है ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। फ्रिक्शन फोर्स आदमी पे कितना लगा, पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। तो एक बार आप सॉल्व कर लीजिए जल्दी से, है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन है। फिर हम अभी बता रहे हैं कितना होगा, कर ही लिए होंगे आप, बड़ा एक लाइन की तो बात है। तो हाँ, यहाँ पे कहा गया कि जो आदमी है ये एक्सेलरेट कर रहा है आगे की तरफ, है ना। इस पे लगने वाले फोर्सेस एक बार सोचा जाए, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या क्या है? तो नीचे की तरफ है mg, ग्राउंड से लग रहा होगा नॉर्मल, और फ्रिक्शन, यही तो फोर्सेस हैं, और तो कोई फोर्स है नहीं ना। mg नॉर्मल फ्रिक्शन, इसके अलावा तो कोई फोर्स है नहीं। तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें से वर्टिकल डायरेक्शन ये दोनों फोर्सेस हैं, mg नॉर्मल, और ऑब्वियसली वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे होंगे, दिस इज इक्वल टू दिस, मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स है ना, यही है, और तो कुछ है नहीं। तो F इज इक्वल टू ma, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इज 60 kg, एक्सेलरेशन इज 2, दिस इज इक्वल टू 120। अच्छा, हमको कैसे पता कि फ्रिक्शन इधर की तरफ लगा दिया, कैसे मालूम? एक्सेलरेशन अगर इधर है तो फ्रिक्शन इधर ही हो सकता है ना, इधर कैसे हो जाएगा, है ना। कभी कोई आपसे कहे कि इसमें हम फ्रिक्शन इधर बनाना चाहते हैं, फोर्स इधर और एक्सेलरेशन इधर, ये कैसे होगा, है ना। जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन होगा ना। तो एक्सेलरेशन पहले से आपने माना हुआ है कि आगे इधर ही तो होगा, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फोर्स भी तो इधर ही होगा ना, ये नहीं होगा। चलिए, तो F इज इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू, यही तो नेट फोर्स है, ये दोनों तो कैंसिल है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो 120 न्यूटन आ गया। चलिए, फोर्स हो गया, क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट लिखिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड्स। पहले 2 सेकेंड में आदमी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो एक बार सॉल्व कर लीजिए आप, हम लिख के बता रहे हैं कितना आएगा। डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड, तो इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 2 इंटू टाइम इज 2 सेकेंड, 4 मीटर, है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 4 मीटर, ये भी बात सही। दो हो गया, दो पार्ट्स हो गए इस क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताइए। तो फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 0 डिग्री, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है ना डॉट प्रोडक्ट, तो cos 0 इज 1, cos 0 डिग्रीज इज 1। तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड इज 120, मॉड ए हो गया मॉड बी, डिस्प्लेसमेंट इज 4, मॉड ए मॉड बी, फ्रिक्शन इंटू फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करें ना, फ्रिक्शन का वर्क बताना है, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्रीज। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ गया, 48, है कि नहीं, इतना जूल।
ये मीटर में, न्यूटन में, तो ऐसा ही यूनिट में आंसर आएगा, इतना जूल। चलिए अच्छा, तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया 480 जूल, ठीक है ना। चलिए नहीं, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, यहां पर यही चीज हम लोग को सीखना है। ये सही है, ये सही है, ये गलत है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन 480 जूल नहीं है। क्यों नहीं है, क्या गलत कर दिया यहां पर? यहां पर देखो गलती ये है कि जिस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क बताना था वो तो ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स लिखे, लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट में जो लिखे हैं ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट लिख दिए, ये तो आदमी का डिस्प्लेसमेंट है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट लिखना होता है, आदमी का नहीं, बॉडी का नहीं। वही सिखाए थे आपको यहाँ पे कि जो डीएस है ये बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट है, और यहां पर यही गलती चीज लिखी हुई है, इसलिए ये आंसर गलत है। सही आंसर क्या हम अभी बताते हैं, पहले ये समझिए कि गलत क्यों है। गलत इसलिए क्योंकि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट लिखा है 4 मीटर, ये किसका है? ये आदमी का डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना होता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट लिखना होता है। चलिए अब आंसर क्या है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मतलब जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? ये फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स का वर्क लिख रहे हैं ना। फ्रिक्शन फोर्स जिस पॉइंट पर लग रहा होगा उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिखना है। किस पॉइंट पर लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स? यहाँ पैर पर है ना, पैर का जो तलवा है, सोल है, वहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और उस पॉइंट मतलब पैर का जो सोल है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ये लिखना है। थोड़ा इसको एग्जामिन करते कि क्या चल रहा है। चलिए देखिए, ये आदमी है और कैसे होता है? ऐसा होता है। चलिए, ये आदमी है और यहां पर इसने ये पैर अभी रखा हुआ है ना, तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा और एक्सीलरेशन आगे है, फोर्स भी आगे है, फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लग रहा होगा। ये आदमी जो है ये पैर से जमीन को पीछे ढकेल रहा होगा, तब ना आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पैर से जमीन को पीछे ढकेलते हैं। जब पैर से जमीन को ये पीछे ढकेलेगा तो एक्शन रिएक्शन, जमीन भी पैर को आगे ढकेल। तो ये फोर्स किसने लगाया आदमी पर? ग्राउंड ने। तो ग्राउंड ने ये फोर्स लगाया है आगे की तरफ। समझ में आ रहा होगा आपको? आदमी ने ग्राउंड को पीछे ढकेला पैर से, तो ग्राउंड ने आदमी को आगे ढकेला, तो ये आगे की तरफ ये फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। इस पॉइंट, ये जो पैर का सोल है आदमी का, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है वो मुझे पता करना है। तो होता क्या है कि जब ये आदमी ऐसे दौड़ रहा होगा, जब तक इसका ये पैर जमीन पर है तब तक तो ये पैर डिस्प्लेस नहीं कर रहा होगा। सोचो, आप भागते हो तो कैसे भागते हो? क्या भागते वक्त जो पैर जमीन पे रखे हैं वो पैर सरका रहे होते हैं क्या? नहीं, एक पैर जो जमीन पे पड़ा वो रेस्ट पे होता है, दूसरा वाला पैर उठ के जा रहा होता है आगे। जो पैर जमीन पे होता है जब तक वो जमीन पे है तब तक वो रेस्ट पे होता है, दूसरा पैर मूव कर रहा होता है। तो जो पैर जमीन पे वो थोड़ी स्लिप कर रहा होता है, वो स्लिप कर गिर जाओगे, है कि नहीं? जो पैर आपका जमीन पे है अगर वही स्लिप कर जाए तो गिर नहीं जाओगे क्या? है कि नहीं? नहीं, जो पैर जमीन पे होता है वो तो रेस्ट पे होता है ना। ये वाला पैर रेस्ट पे है, ये वाला पैर उठ रहा है, यहां से उठेगा, यहां से उठेगा, आगे जाके यहां रखा जाएगा, ऐसे चल रहा होगा ना। इस वाले पैर पे फ्रिक्शन लग रहा है क्या जो हवा में? नहीं, फ्रिक्शन तो उस पे लग रहा है जो जमीन पे है। और मूव कौन सा पैर कर रहा है? जो हवा में है। जमीन पे जो पैर है वो तो रेस्ट पे है, ये हवा में जो पैर है वो ये ऐसे है, फिर और उठेगा, फिर एक समय आएगा कि ये कुछ बनाने की कोशिश करते, देखो ऐसा होगा, कुछ समय बाद ये आदमी का पैर, ये वाला पैर यहीं पर हो और दूसरा वाला ये जो इधर था ना, ये घूम के आगे जा चुका होगा ऐसे। नहीं, एक समय में पहले ऐसा था, फिर कुछ समय बाद थोड़ा आगे होगा, ये वाला जो पैर है ये वाला पैर घूम के यहां तक पहुंचा है, लेकिन जो पैर जमीन पे वो तो रेस्ट पे होगा ना।
फिर जब ये पैर रखा जाएगा दूसरा, तब ना इसको उठाया जाएगा। पॉइंट ये है कि जो पैर जमीन पर है, फ्रिक्शन फोर्स उस पैर पर लग रहा है, और मूव वो पैर नहीं कर रहा है, मूव तो दूसरा वाला पैर कर रहा है। मतलब जिस पॉइंट पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है जहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स वो तो रेस्ट पे है। और ऐसा ये वाला पैर जब रखेगा, अच्छा जब ये वाला पैर जमीन पे आएगा तब क्या होगा? जब ये वाला पैर जमीन पर आएगा, जब ये वाला जो पैर है, ये वाला पैर जब इसको जमीन पे रखेगा, अब ये रेस्ट पे आ जाएगा। जब ये वाला पैर जमीन पे आएगा, मतलब जब इस पर फ्रिक्शन लगना शुरू होगा, तो ये वाला पैर उस समय रेस्ट पे होगा, तब दूसरा वाला मूव कर रहा है कि नहीं? चलिए, ये सब कहानी कहने के पीछे पर्पस देखो क्या है, आपको ये समझाना कि जब भागता है कोई, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स तो रेस्ट पे होता है। जो पैर जमीन पे है उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और वो पैर रेस्ट पे होता है। चलता कौन सा? दूसरा पैर और पूरा बॉडी सब आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो पैर जमीन पे वो रुका होता है कि नहीं? फिर उसके बाद दूसरा वाला पैर रखेंगे, उस पर फ्रिक्शन जब लगेगा तो दूसरा वाला पैर भी उस समय रेस्ट पे होता है, फिर ये वाला मूव कर रहा हूं, है ना? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रेस्ट पे होता है इस केस में। तो वही बात है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर कोई पूछे तो क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे फ्रिक्शन फोर्स इनटू डॉट डिस्प्लेसमेंट में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लिखना है, जो कि 0 है। तो ये जीरो पुट करेंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जो क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, ये नहीं है आंसर, इसका गलत है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स का सही आंसर क्या है? 0। और क्यों है 0 ये भी इसके आगे आप लिखिएगा। लिखिए 0 क्यों है? बिकॉज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट मूविंग। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है फ्रिक्शन फोर्स का, वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है कि नहीं? अच्छा, एक चीज और, चलिए पहले आदमी, अब थोड़ा सा एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पहले आदमी का एनर्जी कितना था? रेस्ट पे था आदमी। काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0, है कि नहीं? और 2 सेकंड बीतने पर उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गया, वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। तो कोई कहे कि कितना काइनेटिक एनर्जी गेन किया उसने, कितना काइनेटिक एनर्जी मिल गया उसको, 2 सेकंड में कितना काइनेटिक एनर्जी हो गया? तो हाफ mv²। तो 2 सेकंड में स्पीड निकालने कितना हो गया? इनिशियल वेलोसिटी 0 था, v इज इक्वल टू u प्लस at कर लेते हैं। v इज इक्वल टू 0 प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम 4 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी बढ़ के हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv², हाफ mv²। तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 480, है ना? ये 2 से 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 480 जूल काइनेटिक एनर्जी हो गया। इनिशियली उसका काइनेटिक एनर्जी 0 था, 2 सेकंड होते होते उसका काइनेटिक एनर्जी इतना हो गया। हमने आपसे कहा था, अभी थोड़ी देर पहले कहा था, किसी सिस्टम पे बाहर से वर्क किया जाए तब उस सिस्टम का एनर्जी बढ़ता है। बाहर से इस सिस्टम पर देखो कोई वर्क नहीं हो रहा। कैसे? फ्रिक्शन फोर्स ने, हमने अभी बात की आपसे, फ्रिक्शन फोर्स कोई वर्क नहीं कर रहा होगा। इवन ग्रेविटी कोई वर्क नहीं कर रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट है इधर की तरफ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट राइट, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज ऑल्सो 0। नॉर्मल फोर्स है इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90, cos 90 0, डॉट प्रोडक्ट करना है 0। तो ग्रेविटी कोई वर्क नहीं कर रहा है, नॉर्मल कोई वर्क नहीं कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी कोई वर्क नहीं कर रहा है। अगर बाहर से इस सिस्टम पर कोई वर्क नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ गई? अभी तो हम आपसे कहते बाहर से सिस्टम पे वर्क किया जाए तब सिस्टम का एनर्जी बढ़ता है। बिना वर्क किए कैसे सिस्टम का एनर्जी बढ़ गया? है ना? ये बात भी तो आती है। तो चलो हम आंसर देते हैं। एक्चुअली सिस्टम का एनर्जी नहीं बढ़ा है। आदमी जब भागेगा
तो वो अपना केमिकल एनर्जी यूज भी तो करेगा, ग्लूकोज बर्न करेगा ना, तो थकेगा भी तो उसका एनर्जी यूज हो रहा है, केमिकल एनर्जी यूज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। वेलोसिटी गेन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, केमिकल एनर्जी लूज कर रहा है। तो कोई क्या सिस्टम का एनर्जी बढ़ गया क्या? नहीं यार, वही एनर्जी है सिस्टम के पास, पहले केमिकल फॉर्म में थी, अब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है ना। एनर्जी वही है, सिस्टम का एनर्जी वही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया बस। क्या सिस्टम का एनर्जी बढ़ा है क्या? नहीं, उतना ही है पहले जितना, कोई बढ़ा नहीं। तो अभी कहते हैं ना कि बाहर से कोई वर्क नहीं हुआ तो सिस्टम का एनर्जी कैसे बढ़ गया? तो आंसर क्या है कि सिस्टम का एनर्जी नहीं बढ़ा है एक्चुअली, बाहर से वर्क भी नहीं हुआ है, सिस्टम का एनर्जी भी नहीं बढ़ा है। उल्टा अगर और प्रैक्टिकल सोचे, और प्रैक्टिकल बात आपको बताएं, तो सिस्टम का एनर्जी बढ़ा नहीं, उल्टा घट गया होगा। प्रैक्टिकली तो घट ही गया होगा। आइडियल केस लेके चलेंगे तो बोलेंगे कि नहीं उतना ही का उतना है, लेकिन नहीं, प्रैक्टिकली तो घट गया होगा थोड़ा सिस्टम का एनर्जी। क्यों? क्योंकि कोई भी सिस्टम 100% एफिशिएंसी वाला नहीं होता है। जितना एनर्जी यूज किया है आपने, कि जितना केमिकल एनर्जी आपने यूज किया, वो पूरा का पूरा केमिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे आप। 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, 100% एफिशिएंसी नहीं होता किसी भी सिस्टम का, कुछ ना कुछ लॉसेज होते रहते हैं। तो जब आप अपना केमिकल एनर्जी यूज कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपने अगर 100 जूल केमिकल एनर्जी यूज किया है तो 100 जूल काइनेटिक एनर्जी आप उसमें कन्वर्जन कर पाओगे, नहीं, कुछ ना कुछ उसमें से लॉस होते रहता है सराउंडिंग को, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, आप दौड़ते हो तो आपका बॉडी हीट अप होता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस कर रहे होते हैं, पर्सपिरेशन होता है, वाटर वेपराइज होकर निकलेगा तो एनर्जी लेके निकलेगा। नहीं, पहले लिक्विड फॉर्म में था और फिर जब गैसेस फॉर्म में जाएगा तो ज्यादा एनर्जेटिक हो गया ना, है कि नहीं। आप जानते हो कोई भी चीज लिक्विड फॉर्म में कम एनर्जी स्टेट में होती है, गैसेस फॉर्म में ज्यादा एनर्जी स्टेट में होती है, तो एनर्जी लेके ही निकला। तो सराउंडिंग को आप एनर्जी लॉस भी तो कर रहे होते हो इस प्रोसेस में, है कि नहीं। तो आपने केमिकल एनर्जी जितना यूज किया होगा वो पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी में नहीं मिला होगा, आपको कुछ ना कुछ लॉस भी हुआ होगा। तो जैसे नहीं, थोड़ी पहले क्वेश्चन क्या शुरू किए थे हम कि कैसे सिस्टम का एनर्जी बढ़ गया, तो पहला तो बढ़ा नहीं है ना, उल्टा क्या कम हुआ होगा सिस्टम का एनर्जी, पहले कुछ लॉस भी तो हुआ होगा सराउंडिंग को और कम हो गया होगा। चलिए सर, तो ये बात थी, हम लोग इस पे फोकस कर रहे थे अभी तक। ये जो डीएस है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है, उसका डिस्प्लेसमेंट है डीएस, इस पे फोकस कर रहे थे, इसीलिए ये क्वेश्चन भी दिए थे आपको आर्मी वाले। चलिए सर, हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए सर, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि वर्क डन का ये जनरल फॉर्मूला होता है हमेशा के लिए, जो अभी लिखे थे। ये फॉर्मूला हम लोग हमेशा यूज करेंगे, इस चैप्टर में लास्ट तक यूज करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि वर्क डन जो हम लोग निकाल रहे होंगे किसी कांस्टेंट फोर्स का, तो कैसे करना होता है ना, और जब किसी वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालते हैं तो कैसे करना होता है। पहले सीखेंगे कि कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कैसे निकाला जाता है। एक हेडिंग डाल दीजिए, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, है ना, कांस्टेंट फोर्स का वर्क निकालना। तो अगर फोर्स कांस्टेंट है, वैरी नहीं कर रहा है, हर स्मॉल छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट करते समय, मान लीजिए ये पूरा डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां जाना है, तो हर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते समय अगर फोर्स सेम है, बीच बीच में फोर्स चेंज नहीं कर रहा, फोर्स पूरे टाइम सेम है, तो हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, पहले तो मैंने लिखा dw इक्वल टू एफ डॉट डी एस, और नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग।
ये छोटा से डिस्प्लेसमेंट में इतना वर्क हुआ है, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में इतना वर्क, तो हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वर्क को अगर जोड़ना है मतलब इसको इंटीग्रेट करना है ना। तो टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग। अब फोर्स अगर कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और फिर क्या बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर, ds छोटे छोटे जो डिस्प्लेसमेंट है, तो उन सबका जोड़ा जाएगा। जब वेक्टर सम है, वेक्टर सम करेंगे तो पूरा डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू सिंपली F डॉट डेल्टा S, ये होता है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, मतलब आपको इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। और बढ़िया बात बता रहे हैं आपको कि इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कब यूज करना पड़ेगा, अगर हर छोटे छोटे ds के लिए f अलग अलग हो, f चेंज कर रहा हो, f वेरिएबल हो, वैरी कर रहा हो, तब तो ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन अगर फोर्स कांस्टेंट है, f कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा f बाहर लेके डॉट डेल्टा s कर सकते हैं इसको हम लोग, पूरा नेट डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इसके लिए ऐसा लिखने के बाद नीचे लिख दीजिए ओनली इफ कैपिटल F इज कांस्टेंट। कैपिटल F के ऊपर एरो लगाइएगा यहाँ लिखते समय, ओनली इफ कैपिटल F इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ये याद रखा जाएगा हम लोग हमेशा ना। क्या कांस्टेंट फोर्स के लिए इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता है, F डॉट डेल्टा S लिख देते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट। वेरिएबल फोर्स के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, ये वाला तरीका, इंटीग्रल F डॉट ds। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि ऐसा यहां से चल के यहां पहुंचा है कोई चीज, ये है उसका पाथ, ये x है, ये y है, ये पाथ। तो उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, ये हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा S, है ना। तो हमको बस इससे मतलब है, डेल्टा S से मतलब है। पाथ कैसा था उससे कोई मतलब नहीं, चाहे वो यहां से यहां जाना है, अगर ऐसे जाए तो भी डेल्टा S, तो ये लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट यही होगा, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। और अगर वो ऐसे रास्ते से चल के आया हो तो भी तो डिस्प्लेसमेंट यही है। तो मतलब हमको मतलब क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट से, पाथ कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। कब, जब हम कांस्टेंट फोर्स का वर्क लिख रहे होते हैं तब। कांस्टेंट फोर्स का वर्क लिखते समय पाथ से कोई मतलब नहीं होता है, केवल टोटल डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है। तो एक बार नोट करके नीचे एक बात लिख दीजिए, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, तो कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स करने जा रहे हैं। चलिए सर, देखिए ये एक ब्लॉक है, पहला एग्जांपल कर रहे हैं। ये एक ब्लॉक है और इसका मास है 1 kg, और ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5, और एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स से खींच रहे हैं। ये फोर्स लिख दे रहे हैं कितना है, 10 न्यूटन, है ना। क्वेश्चन लिखा जाए, find work done by capital F, mg force, normal force, friction force, इन सब का वर्क लिखना है। find work done by this and this if the body is displaced by 1 meter along the surface। बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर अलोंग द सरफेस, मतलब सरफेस पर यहां से यहां 1 मीटर आगे अगर ये बढ़ता है, यहां से इधर 1 मीटर 1 मीटर आगे बढ़ जाए, बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, तो ऐसा इस प्रोसेस में इन सब ने कितना कितना वर्क किया ये लिखना है। तो सीधा यही करना है, F डॉट डेल्टा S। आप आंसर एक बार जल्दी जल्दी इसका लिख दीजिए, हम भी एक बार लिख देते हैं आंसर। चलिए हम लिख रहे हैं, ये फोर्स है 10 न्यूटन, जिधर फोर्स है उधर ही डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट करना है हमको। इन दोनों के बीच का एंगल 0 है तो cos ऑफ 0 डिग्री लिखना होगा, डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना, cos थीटा लिखते हैं ना उसमें। cos 0 डिग्री इज 1, मतलब mod A इंटू mod B इंटू cos 0। आंसर क्या हो गया,
work done by capital F is mod A into mod B into cos of 0 degree, that is equal to 10 joule. mg का ग्रेविटी का वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू, तो mg वाला फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, कितना है फोर्स, मास m is 1, g is 10, तो mg is 10, तो 10 न्यूटन का फोर्स है mg नीचे की तरफ. डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की तरफ 1 मीटर, तो फोर्स है 10, डिस्प्लेसमेंट है 1, कॉस ऑफ, अब इन दोनों के बीच का एंगल, फोर्स है नीचे, डिस्प्लेसमेंट इधर, इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस 90 इज 0, इसलिए आंसर इज 0. जब कभी भी फोर्स, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन विल बी 0, डॉट प्रोडक्ट विल बी 0 ना. ये हो गया वर्क डन में, नॉर्मल फोर्स भी 0 हो गया, फिर तो नॉर्मल इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, नॉर्मल फोर्स का भी वर्क 0 है. वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लग कितना रहा है, इधर की तरफ होगा ना, फ्रिक्शन आगे स्लिप कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ होगा, और कितना होगा, काइनेटिक होगा, मूव कर रहा है, काइनेटिक है तो म्यू इंटू नॉर्मल है, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया कितना, म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना होगा, इतने के बराबर, वर्टिकल इक्विलिब्रियम, n is 10, mu is 0.5, तो mu into normal is 5, है ना, 0.5 into 10 is 5, तो friction force is 5, displacement is 1, cos of 180 degrees. 180 क्यों लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, फ्रिक्शन पीछे की तरफ, तो इन दोनों के बीच का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना दोनों, इसलिए एंगल 180 डिग्रीज, cos of 180 डिग्रीज इज -1, ये हो जाएगा -5. ये आंसर्स हो गए, इन सबका वर्क इतना इतना है, ठीक है ना. चलिए क्वेश्चन का पहला पार्ट किया हम लोग, दूसरा सेकेंड पार्ट. देखिए ये ब्लॉक है 1 kg का और रफ सरफेस पे रखा है, म्यू है 0.5, इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं इस तरीके से, 10 न्यूटन का फोर्स है, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्रीज पे ये फोर्स लगा रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा. क्वेश्चन वही है, जो क्वेश्चन था उसी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं ना. क्वेश्चन वही है कि बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर अलोंग द सरफेस, ऐसा लिखा है ना क्वेश्चन में, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं, वो है 1 मीटर ही डिस्प्लेसमेंट है सरफेस के अलोंग. वही सारे फोर्सेस का वर्क लिखना है, कैपिटल एफ फ्रिक्शन, नॉर्मल, ग्रेविटी. चलिए हम लिख रहे हैं, पहले कैपिटल एफ का वर्क लिखना है, वर्क डन बाय कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एस. फोर्स है 10, मॉड ए mod b cos of angle between them 37 degrees, है ना, mod a mod b cos theta. cos 37 is how much, 4 by 5, तो कितना हो गया 8 जूल, है कि नहीं. तो ये वर्क डन बाय कैपिटल एफ हो गया. वर्क डन बाय ग्रेविटी लिखने जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट है इधर की तरफ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट 0. नॉर्मल फोर्स का, नॉर्मल है इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसलिए आंसर इज 0. वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ है और कितना है, काइनेटिक फ्रिक्शन है इसलिए म्यू इंटू नॉर्मल. तो पहले फ्रिक्शन फोर्स लिख लेते हैं कितना, फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू इज 0.5, नॉर्मल कितना, n इज इक्वल टू mg लिख दे क्या, वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए नहीं, इसका भी तो कंपोनेंट आएगा ऊपर, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम के लिए अगर लिखेंगे हम n और प्लस इसका ऊपर कंपोनेंट, दोनों ऊपर है और mg नीचे, तो क्या इक्वेशन होगी, n प्लस f का साइन 37 इज इक्वल टू mg, है ना. ये जाएगा n प्लस f कितना है 10 साइन 37 इज 6 इज इक्वल टू mg कितना 10, मास इज 1 ना, नॉर्मल हो गया 4,
तो म्यू इंटू नॉर्मल, फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ 2, नॉर्मल इज 4, पुट कर दिया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया 2। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो मॉड ए फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड 2, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज 1, कॉस ऑफ इनके बीच का एंगल, तो फ्रिक्शन इधर डिस्प्लेसमेंट इधर 180 डिग्री। दिस इज इक्वल टू -2, है ना। चलिए साहब, तो ये हो गया वर्क डन इन सारे का। और कर लेते हैं। एक और चलिए, थर्ड, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये एंगल है 37 डिग्री और ये ब्लॉक है 1 kg का। फोर्स जो लगा रहा है वो इधर की तरफ लगा रहा है 10 न्यूटन का, है ना। और जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अलोंग द सरफेस के अलोंग 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट है और 1 मीटर, है ना। सबका वर्क लिखना है। पहले इसका लिखते हैं, वर्क डन बाय कैपिटल F, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। मॉड ए इज 10, मॉड बी इज 1, मतलब कि फोर्स का मैग्नीट्यूड 10, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 1 मीटर, कॉस ऑफ जिधर फोर्स है उधर डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री, तो ये तो हो गया 10, ठीक है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है mg और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्रीज नहीं है, ये एंगल, ये वाला, ये 90 तो नहीं, कितना है लिख सकते हैं। अब ये 37 है तो ये वाला 53 होगा, ये वाला 53 है तो ये वाला 180 माइनस 53, ये एंगल इतना होगा, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल इतना है। तो ऐसे लिख सकते, देखो फोर्स इज कितना mg कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 1, मॉड ए मॉड बी, ये दोनों है ना, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस 53, है ना। कितना हुआ ये, कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो ये चीज हो गया माइनस ऑफ कॉस 53, माइनस ऑफ कॉस 53 मतलब माइनस ऑफ 3/5, नहीं तो कितना होगा, ये तो 10 है, माइनस एक यहां से उधर लिख दिए, -10 इंटू 3/5 मतलब -6, है कि नहीं। चलिए अच्छा, एक चीज और कर सकते थे यहां पर, थोड़ा इतना नहीं लिखना पड़ता, जल्दी से आंसर लिख देते। देखो क्या सोच रहा है, ये ब्लॉक है और इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की तरफ है mg, है ना। तो क्यों ना हम इसको दो फोर्स समझे, मतलब इसको तोड़ लें इसके कंपोनेंट्स में। तो इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, एक कंपोनेंट आएगा इधर, इसको तोड़ लिए, दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिए, इसका इधर और इधर कंपोनेंट तोड़ लिए, कितना आएगा, ये 37 है तो इधर आएगा mg sin 37, इधर आएगा mg cos 37, ये हो गया mg cos 37 और ये आ गया mg sin 37, इधर और इधर तोड़ लिया, सॉरी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब जब mg को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ लिए तो सॉरी ये दो फोर्सेज हैं, अब इन दोनों का वर्क लिख देते हैं, टोटल वर्क हो जाएगा। इसका वर्क है देखो 0, क्योंकि ये जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इसका वर्क हो गया 0, और ये वाला फोर्स का बस वर्क लिख दें। ये वाले फोर्स का वर्क कितना होगा, फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो cos 180 डिग्रीज इज -1, तो माइनस ऑफ दिस, इसका मैग्नीट्यूड इंटू इसका मैग्नीट्यूड, है कि नहीं, मॉड ए मॉड बी cos 180, मतलब कितना, अच्छा ये है कितना, mg sin 37 इज 10 इंटू sin 37 मतलब 6, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू cos 180 मतलब 6 इंटू 1 इंटू cos 180 -6, जो कि आया है, इस तरह से करके भी आया था ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे पहले लिखे थे, लेकिन ऐसे करना आना चाहिए, जल्दी होता है हमेशा। अब जैसे कोई इस फोर्स का, जिस भी फोर्स का वर्क लिखना हो और वो फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट के साथ किसी एंगल पर है, आप हमेशा ऐसा कर सकते हैं कि उस फोर्स की कंपोनेंट तोड़ दीजिए, एक डिस्प्लेसमेंट की तरफ, सॉरी एक डिस्प्लेसमेंट के इधर और एक डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर, तो आप आराम से आंसर लिख पाएंगे। अब जैसे कि कभी ऐसा मिले फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये एंगल है थीटा, तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, इस फोर्स का दो कंपोनेंट तोड़ने, इधर और इधर, तो इस फोर्स का इधर ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा F sin थीटा, दोबारा डायग्राम बना दिए, और इधर की तरफ आएगा F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर की तरफ है। तो इस वाल ये दो फोर्स समझिए, इस फोर्स को तोड़ दीजिए, दो फोर्स समझिए, ये वाला फोर्स का ने कोई वर्क नहीं किया होगा, क्योंकि ये वाला फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, इसने कोई वर्क नहीं किया होगा, केवल इसने वर्क किया होगा, कितना, ये फोर्स तो इसी की तरफ है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब कि F cos थीटा इंटू डेल्टा S, और यही लिखा हुआ है यहाँ पर, F इंटू डेल्टा S इंटू cos थीटा ही तो लिखा हुआ है, मतलब F cos थीटा इंटू डेल्टा S वही तो लिखा हुआ है, वो ऐसे आ जाएगा। तो वही किया यहाँ पर मैंने, mg जो था उसको पहले दो फोर्स बना लिए, ये और ये, अब इसने कोई वर्क नहीं किया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के, केवल इसका वर्क लिखना है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसमें माइनस में लिखना होगा, माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, माइनस ऑफ 6। चलिए अच्छा, ये हो गया mg का वर्क। वर्क डन बाय नॉर्मल, नॉर्मल इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल फोर्स का वर्क इज 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ है, इधर जा रहा है ना ब्लॉक, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ, कितना, म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना होगा, mg cos थीटा के जितना, नहीं इस डायरेक्शन में लिखेंगे, तो इधर नॉर्मल इधर mg cos थीटा, तो नॉर्मल है mg cos थीटा के बराबर, तो फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू इनटू नॉर्मल मतलब म्यू mg cos थीटा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिख रहे हैं, पहले फ्रिक्शन लिखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स इज म्यू इनटू नॉर्मल मतलब कि म्यू इंटू mg cos थीटा, मतलब कि 0.5 इंटू mg cos थीटा, mg cos मतलब 10 इंटू cos 37 8 इज इक्वल टू 4, है कि नहीं। तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, फ्रिक्शन इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो cos 180 -1, तो माइनस ऑफ मॉड ए मॉड बी मतलब कितना 4 इंटू 1, ये आंसर आ गया। तो ये है सारे फोर्सेस का वर्क वगैरह सब लिख दिए। यहाँ पर पता नहीं हमको याद नहीं, शायद म्यू हम लिख रहे थे कि नहीं लिखे थे, नहीं लिखे तो क्वेश्चन में बना लीजिएगा, हर क्वेश्चन में वही ले रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन किए, इसमें म्यू का वैल्यू 0.5 लिखे थे कि नहीं पता नहीं, लिख दीजिएगा आप, ये आंसर। चलिए सर, कांस्टेंट फोर्सेस का वर्क हम लोग लिख रहे थे अभी, लेकिन खत्म नहीं हुई बात, और कुछ कांस्टेंट फोर्सेस के वर्क पहले लिख लेंगे, तब इस पे हम असाइनमेंट करवाएंगे। कांस्टेंट फोर्स पे, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क का असाइनमेंट जो आएगा वो किया जाएगा। पहले इसमें और कुछ क्वेश्चंस करने हैं हमको, तो नेक्स्ट क्लास में इसमें और क्वेश्चंस किया जाएगा हम लोग, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं।